आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं रतन टाटा, होमी जहांगीर भाभा, गोदरेज, साइरस पूनावाला के ओरिजिन की। इन लोगों को हम पारसी कहते हैं, पर्शियंस। ये पर्शियंस 7th सेंचुरी में इंडिया में माइग्रेट होकर आए थे ईरान से, जो उस समय पर्शिया कहलाता था। पर्शियन एम्पायर जो अपने टाइम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्पायर था, वो ईस्ट में सिंधु नदी, वेस्ट में नाइल नदी और नॉर्थ में ग्रीस तक फैला हुआ था। 500 से 300 BCE तक इसने पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया है। इन्होंने वर्ल्ड को बहुत कुछ सिखाया है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, रिलीजियस टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, वेट्स और लेंथ्स का स्टैंडर्डाइजेशन, बेटर रोड्स। एक ऐसे एरा में जब उनके आसपास के सभी जगहों पर स्लेव कल्चर बहुत कॉमन था, पर्शियन एम्पायर में एक भी स्लेव नहीं था। वहां पर उस जमाने में आदमी और औरत को इक्वल राइट्स दिए जाते थे, जबकि उनके समकक्ष ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन में भी महिलाओं को उतने राइट्स नहीं दिए गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पर्शियंस ना होते तो आज हम लंबी रेस को मैराथन नहीं बोलते, जो कहानी मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। आज की कहानी है पारसियों की, यानी कि पर्शियन एम्पायर की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे कि IIT, JEE, नीट एक्सेट्रा, या फिर किसी भी स्कूल कॉलेज का बोर्ड एग्जाम हो, रेगुलर एग्जाम हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास, सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे इंपॉर्टेंट टफ एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, उनसे एक्सपीरियंस लिया है, कई सारी गलतियां की, उनसे सीखा है, और इन सब एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके मैंने 2 घंटे की एक लाइव जूम पर मास्टर क्लास बनाई है, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़कर मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, जो एग्जाम में हाई स्कोर करने में आपको बहुत मदद देगी। इसमें कई सारे स्टडी मेथड, सीक्रेट ट्रिक्स, एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट, सभी चीजें हम कवर करेंगे। नीचे पिंड कमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए पर्शियन एम्पायर की कहानी शुरू करते हैं। आप सब में से 33% लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, शायद उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का एपिसोड 6 देखा होगा, जिसमें हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात की है, जो मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट था। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद देख लें। अब बाकी सिविलाइजेशंस और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में फर्क ये था कि ये पूरी तरह से कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन विलुप्त होने लगी थी, वहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अलग अलग रूलर्स ने कॉन्कर किया और ये सिविलाइजेशन टुकड़े टुकड़े में कंटिन्यू रहती गई। इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था 539 BCE में, जब इनकी कैपिटल बेबीलोन को किसी दूसरे ट्राइबल रूलर ने कॉन्कर कर लिया था। ये ट्राइब आई थी ईरान के एक छोटे से एरिया पर्सिस से, और इसीलिए इस ट्राइब को पर्शियंस बोला गया, या फिर हिंदी में बोला गया पारसी। पर्शियंस इस एरिया में 7th सेंचुरी BCE में बसने लगे थे, और 5th सेंचुरी में इनमें से एक रूलर इमर्ज होकर बाहर आता है, जिसका नाम था साइरस। साइरस ने धीरे धीरे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर्स, जैसे कि मीडियन एम्पायर, लिडिया और नियो बेबीलोनियन एम्पायर को कॉन्कर किया, और इन सब को एक बड़ी पॉलिटिकल यूनिट में एक साथ बांध दिया, जिसे पर्शियन एम्पायर बोला गया। अब हिस्ट्री बुक्स में, गूगल पर, विकिपीडिया पर, कहीं पर भी आपको पर्शियन एम्पायर वर्ड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अखेमेनिड एम्पायर, क्योंकि अखेनिमीज दादाजी थे साइरस के, और उनके वंशावली को अखेमेनिड एम्पायर बोला जाता है। साइरस ने जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अलग अलग सिटीज को कैप्चर करके एक साथ बांधा, तो उसने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। उन सब में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था स्लेव कल्चर को खत्म करना। मेसोपोटामिया में स्लेव कल्चर काफी कॉमन था, स्लेव से काम करवाया जाता था और उन पर ओनरशिप ली जाती थी। आदमी और औरतों के इक्वल राइट्स नहीं थे। साइरस ने इसे खत्म किया, स्लेव कल्चर पूरी तरह से अबॉलिश हुआ और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने लगे। साइरस जूइश लोगों में भी बहुत फेमस है, क्योंकि बेबीलोन में कई सारे जूइश स्लेव्स थे, जिनको साइरस ने फ्री किया और उनको वापस जेरूसलेम भेजा, जहां जाकर उन्होंने अपना डिस्ट्रॉय हुआ मंदिर फिर से बनाया। उस जमाने का एक बहुत पुराना क्ले आर्टिफैक्ट है, जिसे साइरस सिलेंडर बोला जाता है। इस सिलेंडर पर साइरस की कई सारी पॉलिसीज, टीचिंग्स, उसके रूल्स लिखे हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट को पूरे वर्ल्ड में वाइडली वर्ल्ड का पहला ह्यूमन राइट्स का चार्टर बोला जाता है। ये डॉक्यूमेंट दर्शाता है साइरस के कल्चरल इंक्लूजन को, उसके ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करने को और रिलीजियस टॉलरेंस को। साइरस के अंडर पर्शियन रूल की खास बात ये थी कि जिन भी सिटीज को वो कॉन्कर करते थे, वहां कभी अपने कस्टम्स नहीं थोपते थे। हर एक सिटी को, हर एक ग्रुप को, हर एक कम्युनिटी को ये इजाजत थी कि वो अपने कस्टम, अपना रिलीजन, अपने तौर तरीके अपने आप फॉलो कर सकें।
और एक इंक्लूसिव वे में एक बड़ा एम्पायर का पार्ट बन सकें अपने कस्टम्स को वैल्यू करते हुए। और यही एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फैक्टर था जिस कारण पर्शियन एम्पायर काफी स्ट्रांग होता गया, क्योंकि वहां कोई रिबेलियन या फिर विरोध नहीं हुआ इस एम्पायर का। विरोध तब होता है जब आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अगर आपका राजा आपकी रेस्पेक्ट करता है, आपके कस्टम्स की इज्जत करता है, आपके रिलीजन की इज्जत करता है और आपको इक्वल राइट्स देता है, तो वो राजा बुरा क्यों है? और पर्शियन एम्पायर की इन्हीं पॉलिसीज के कारण उनका रूल काफी स्मूथ रहा करता था और पूरे साम्राज्य में शांति बनी रहती थी। इसीलिए उन्हें साइरस द ग्रेट भी बोला जाता है। साइरस द ग्रेट का रूल 559 से 530 BCE तक चला, जिसके बाद आया उनका बेटा कैम्बिसिस। कैम्बिसिस ने इजिप्ट पर अटैक करके नाइल रिवर के आसपास का एक बड़ा एरिया पर्शियन एम्पायर में शामिल किया, मगर वॉर के जख्मों के कारण वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सके और सिर्फ 8 साल बाद 522 BCE में आए फेमस किंग डैरियस वन। डैरियस वन का टाइम ऐसा था जिस समय पर्शियन एम्पायर ने अपना मैक्सिमम एरिया कवर किया और उनके समय में पर्शियन एम्पायर अपने पीक पर था। ईस्ट में सिंधु नदी तक, वेस्ट में इजिप्ट तक और नॉर्थ में ग्रीक सिविलाइजेशन के बॉर्डर तक डैरियस ने अपना एम्पायर फैलाया। डैरियस वन की भी साइरस की तरह ही कई सारी खूबियां थी और कई सारी यूनिक बातें थी जिस कारण उनका किंगडम काफी स्टेबल रहा। सबसे पहला तो था उनकी मल्टी कैपिटल अप्रोच। उनके एम्पायर में एक कैपिटल नहीं थी, एक सेंटर ऑफ पावर नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने एम्पायर के अंदर छोटे छोटे एरियाज डिवाइड कर रखे थे और हर जगह की एक कैपिटल बना रखी थी। उनके एम्पायर के छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे जिनको सत्रपीज बोला जाता था। हर एक रीजन का एक सत्रप यानी कि गवर्नर हुआ करता था। पर्शियन एम्पायर में टोटल 20 से 30 सत्रपीज हुआ करती थी और हर एक सत्रप को ऑटोनॉमी दी जाती थी अपने रीजन को अपने हिसाब से चलाने की, और साथ ही एक सेंट्रल मॉनिटरिंग में उनको बांधा भी जाता था। इन सत्रप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, टैक्सेस कलेक्ट करें और सेंटर तक पहुंचाएं। बदले में सेंटर इनके लिए रूल्स बनाता, इनको गवर्न करता, इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देता। इससे हुआ ये कि एक तरफ लोकल एरियाज भी खुश रहते थे, क्योंकि हर जगह का अपना अलग एक रूल, अपना अलग कस्टम हुआ करता था जो उनको सूट करता था, और ऊपर से पूरे के पूरे पर्शियन एम्पायर के किंग पर एक बर्डन नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव रूल का। उनका गवर्नेंस अपने आप चलता रहता था बिना ज्यादा एफर्ट के। एक तरह से देखा जाए तो किंग डैरियस वन ने एक फेडरल गवर्नेंस सिस्टम को इन्वेंट किया था, जो आज भी एक सबसे इफेक्टिव मेथड है जिन कंट्रीज का एरिया बड़ा है उनको गवर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल यूएसए, जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और कई सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं। इसके अलावा किंग डैरियस वन का एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है रॉयल रोड। इन्होंने पूरे एम्पायर में ट्रैवल, कम्युनिकेशन और ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए 2700 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनवाई। ये सड़क एशिया माइनर में सार्डिस से लेकर पर्शिया की सिटी सूसा तक जाती थी। ये रॉयल रोड्स का नेटवर्क ईस्ट में जाकर चाइनीज सिविलाइजेशन के बनाए हुए सिल्क रूट्स के साथ कंबाइन होता था, जिससे चाइना और यूरोप के अंदर ट्रेड आपस में हो पाया। और इस रोड से ना सिर्फ ट्रेड इंक्रीज हुआ, बल्कि उस समय का सबसे एडवांस्ड पोस्टल सिस्टम भी इसी के कारण डेवलप हुआ। इस सूसा से सार्डिस तक की रोड के कारण 90 दिन का फुट ट्रैवल 7 से 9 दिन में घुड़सवार ट्रैवल कर लिया करते थे, और इस कारण एक जगह से दूसरी जगह कोई खत भेजना बहुत ईजी हुआ करता था और बहुत फास्ट पर्शियन एम्पायर में इंफॉर्मेशन रिले होती थी, जिसका एडवांटेज ये था कि एम्पायर और स्ट्रांग होता गया। कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि एनिमी का अटैक होना या फिर मिलिट्री की प्लानिंग होना बहुत ही रॉबस्ट हो गया, और क्विक इंफॉर्मेशन रिले एक बहुत बड़ा एडवांटेज बना इनकी आर्मी के लिए। और ना सिर्फ आर्मी, पर्शियन एम्पायर के पास में एक बहुत ही रॉबस्ट पोस्टल डिलीवरी सिस्टम था जिसका यूज कॉमन आदमी भी किया करता था। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने इनकी पोस्टल सर्विस के लिए लिखा है कि इन करेजियस पोस्टमैन को ना तो बर्फबारी रोक सकती थी, ना बारिश रोक सकती थी, ना गर्मी रोक सकती थी और ना ही रात का अंधेरा। डैरियस वन ने इसके अलावा ट्रेड को स्टैंडर्डाइज करने के ऊपर भी बहुत सारे काम किए। इन्होंने वेट्स, लेंथ्स के मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया, एक सिंगल यूनिट बनाई जो पूरे एम्पायर में फॉलो होती थी। इन्होंने पूरे एम्पायर में कॉइन्स को स्टैंडर्डाइज किया, करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया। पर्शियंस की एक और अच्छी बात यह थी कि वो कभी अपने घमंड में नहीं रहते थे, वो कभी अपने आप को अच्छा नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि हर एक छोटे सिटी में, हर एक छोटे कम्युनिटी में कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है, और हर एक कम्युनिटी की, हर एक सिटी की अच्छी बातों को निकाल कर वो पूरे एम्पायर में इंप्लीमेंट करते, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होती गई। और यही अच्छी बात, यही फ्लेक्सिबिलिटी उनको स्ट्रांग बनाती गई। डैरियस को अपने लॉ और जुडिशियल सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कई सारी चीजों के लिए लॉज बना रखे थे और एक जुडिशियल सिस्टम बना रखा था जो सजा देता था या फिर केसेस को सॉल्व करता था। और ये सभी लॉज उन्होंने मनमाने तरीके से नहीं बनाए थे। असीरिया, बेबीलोन, इजिप्ट, जिन भी किंगडम्स को उन्होंने कॉन्कर किया, वहां के जो सेलेक्टेड अच्छे लॉज थे उनको लेकर उन्होंने अपना लॉ सिस्टम बनाया।
कुछ याद आया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है? तो ये थे किंग डैरियस के किए हुए कुछ अच्छे काम। ओवरऑल पर्शियंस जिस रिलीजन को फॉलो करते थे उसको बोला जाता है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, और आज भी जो पर्शियंस इंडिया में हैं वो इसी धर्म को फॉलो करते हैं। ये धर्म स्टार्ट करने वाले थे प्रॉफिट ज़ोरोएस्टर। इस धर्म को दुनिया का सबसे पुराना मोनोथीस्टिक रिलीजन कहा जाता है, यानी कि ऐसा रिलीजन जिसके अंदर एक ही भगवान है। इससे पहले हर एक सिविलाइजेशन अपना अपना अलग अलग धर्म फॉलो करती आई है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो अपने गॉड्स को फॉलो करती आई है। इजिप्ट में बहुत सारे गॉड्स हुआ करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे गॉड्स थे जो आज भी हैं, जैसे कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, गणेश जी एक्सेट्रा। ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, वाइकिंग्स, सबके अपने अपनी अलग माइथोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारे गॉड्स हैं। मगर पर्शियन एम्पायर में जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म था वो मोनोथिस्टिक रिलीजन था, यानी कि एक ही भगवान। इस धर्म ने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया भगवान और शैतान का, यानी कि गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। अब हालांकि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म पर्शियंस का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन था, मगर कभी भी किसी भी पर्शियन एम्पायर के आदमी को इस धर्म में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता था, और कभी भी इन्होंने अपना धर्म दूसरों पर नहीं थोपा। इनफैक्ट पर्शियन एम्पायर की सबसे बड़ी खूबी ही थी उनकी रिलीजियस टॉलरेंस और सभी धर्मों को एक जैसा रेस्पेक्ट देना। और कहीं ना कहीं इसका रीजन ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के कुछ रूल्स भी हैं। आज भी जो पारसी धर्म है उसमें आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। अगर कोई पारसी पर्सन नॉन पारसी पर्सन से शादी कर लेता है तो उसे अपना पारसी धर्म छोड़ना पड़ता है, ना कि वो नॉन पारसी पारसी बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में पारसियों की पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि मोर एंड मोर पारसीज अलग धर्म में शादी कर रहे हैं, जिससे वो पारसी नहीं रह जाते। इंटरेस्टिंग, राइट? तो अब चलिए पर्शियन एम्पायर के बारे में अच्छी बातें तो बहुत हो गई, बहुत डेवलपमेंट की बातें हो गई। अब कुछ गंभीर बातें करते हैं। सब कुछ शांति से चल रहा था, मगर 499 BCE के आसपास पर्शियन एम्पायर और उनके पास बसे हुए ग्रीक एम्पायर के अंदर होने लगे कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत फेमस हैं, इनमें कई सारी स्टोरीज हैं जिनसे कई सारी कहानियां, कई सारे किस्से, कई सारी मूवीज निकल कर आई हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को फेमसली बोला जाता है ग्रेको पर्शियन वॉर्स। प्रेजेंट डे में जो टर्की है उसके वेस्टर्न पार्ट को एशिया माइनर बोला जाता है। इस एशिया माइनर में कई सारे छोटे छोटे ग्रीक किंगडम्स हुआ करते थे जो कि पर्शियन रूल में थे। ये रीजन थे एओलिस, डोरिस, सिप्रस और कैरिया। दुर्भाग्य से पर्शियन एम्पायर ने इन ग्रीक सिविलाइजेशन की सिटीज को रूल करने के लिए जिन गवर्नर्स को अपॉइंट किया था उनसे ये लोग डिससेटिस्फाइड थे। इसीलिए 499 BCE में इन छोटी छोटी सिटीज ने मिलकर पर्शियन किंगडम के अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट छेड़ा जिसे बोला जाता है आयोनियन रिवॉल्ट। पर्शियन किंग्स वैसे तो काफी बेनेवोलेंट थे, अच्छे थे, मगर उन सब के अंदर एक बहुत तेज इच्छा हुआ करती थी कि अपने किंगडम को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करें। और मीनवाइल ये जो आयोनियन रिवॉल्ट हुआ ये चाहता था इंडिपेंडेंस, और इन्होंने इस रिवॉल्ट के चक्कर में पर्शियन सिटी सार्डिस को आग लगा दी। इससे किंग डैरियस बहुत गुस्सा हो गए और उनके अंदर एक बदले की भावना जाग गई सारे के सारे ग्रीक्स के अगेंस्ट। डैरियस ने अपने एम्बेसडर्स भेजे इन ग्रीक सिटीज के पास में, डिमांडिंग अर्थ एंड वाटर, एक सिंबल सबमिशन का। और फेमसली दो मेजर ग्रीक सुपर पावर्स एथेंस और स्पार्टा ने इन पर्शियन एम्बेसडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया और किंग डैरियस की डिमांड्स को खारिज कर दिया, जिसके बाद हुई एक के बाद एक लड़ाइयां ग्रीस और पर्शिया के बीच। सबसे पहले 490 BCE में हुई बैटल ऑफ मैराथन। ये लड़ाई हुई एथेंस और पर्शिया के बीच में। पर्शियन सोल्जर्स अपने शिप्स पर बैठकर ग्रीस की ईस्ट कोस्ट पर आए और एक जगह है जिसका नाम था मैराथन, यहाँ पर पर्शिया और एथेंस के सोल्जर्स आपस में लड़ने लगे। मगर सरप्राइजिंगली पर्शियंस की एक बहुत बड़ी आर्मी होने के बावजूद एथेंस की छोटी आर्मी ने पर्शियंस को हराना शुरू कर दिया। पर्शियंस को जब लगा कि उनकी हार निश्चित है तो वो बैठकर अपनी शिप्स की तरफ भागने लगे और अपनी शिप्स को डाइवर्ट करके एथेंस की तरफ ले जाने लगे जो ग्रीस की वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। अब एथेंस के सोल्जर्स इस लड़ाई में जीत चुके थे, ये उनको पता था, मगर जो एथेंस का मैनेजमेंट था, जो वहां बैठे थे, उनको ये नहीं पता था कि लड़ाई का आउटकम क्या हुआ है। अगर पर्शियंस अपनी शिप्स से एथेंस तक पहले पहुंच जाते और वहां पर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके उनको कहते कि आप सरेंडर कर दो, तो शायद एथेंस का मैनेजमेंट सरेंडर कर देता। इसीलिए मैराथन से एक मैसेंजर जिसका नाम था फिलिपिडीज भागा। उसने भागना शुरू किया मैराथन से और सीधा जाकर रुका एथेंस में। इस बीच में उसने अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए पहले अपने वेपन्स त्याग दिए, फिर धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार दिए ताकि उसकी स्पीड बढ़े। वो बिल्कुल नहीं रुका, एथेंस के कोर्ट में गया, वहां जाकर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की। उसने बोला कि हम जीत गए हैं और वहीं दम तोड़ दिया। उसने लगभग 26.5 माइल्स यानी 42.2 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की थी। इसीलिए आज जो मैराथन होती है
वो 42.2 किलोमीटर की एक लंबी रेस को बोला जाता है। इस वॉर में एथेंस ने नियर बाय सिटी स्पार्टा से मदद मांगी थी, मगर मजे की बात देखिए कि स्पार्टन्स उस समय कोई फेस्टिवल मना रहे थे, इसलिए एथेंस की मदद करने नहीं आए। उन्हें पता नहीं था कि अगला नंबर उन्हीं का आने वाला है, और आया भी 10 साल बाद। 480 BCE में डारियस I के बेटे एक्सर्सिस ने दोबारा ग्रीस पर अटैक। इस बार ग्रीक सिटी स्टेट्स ने एक अलायंस बनाई और इस सिटी स्टेट्स की अलायंस को लीड कर रहे थे स्पार्टा के लियोनाइडस। इनके पास थे मात्र 7,000 सैनिक, जबकि पर्शियंस लेकर आए थे लगभग 1,30,000 सैनिक। स्पार्टन्स की स्ट्रेटेजी ये थी कि एक पतली नैरो सड़क जिससे पर्शियन आर्मी आने वाली है उसको ब्लॉक करके रखो, क्योंकि हमारा नंबर कम है और उनका नंबर ज्यादा। लियोनाइडस जो एक स्पार्टन थे, इस वॉर को लीड कर रहे थे, उनको पता था कि हम इतनी बड़ी आर्मी को फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने मैक्सिमम सैनिकों को डिस्बर्स कर दिया, दूसरी तरफ से जाकर अलग स्ट्रेटेजी से अटैक करने के लिए कहा और अपने साथ सिर्फ 300 स्पार्टन्स और 700 थेस्पियन सोल्जर्स को लेकर पर्शियंस का रास्ता रोकते रहे। ऐसा कहा जाता है कि 700 थेस्पियन सोल्जर्स ने तो सरेंडर कर दिया, मगर ये 300 स्पार्टन्स ने सरेंडर नहीं किया और इन्होंने अपनी डेथ तक पर्शियंस का रास्ता रोके रखा। जिस कहानी पर बनी है एक बहुत ही फेमस इंग्लिश मूवी जिसका नाम है 300। अब हालांकि इसको पर्शियन आर्मी की जीत माना जा सकता है, मगर इस बैटल में पर्शियन आर्मी इतनी कमजोर हो गई, इतनी लेट हो गई कि उनको वापस लौटना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद पर्शियन किंग ज़र्क्सिस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और इस बार नेवल अटैक किया ग्रीस पर। इस बार भी ग्रीस की एलाइड नेवल शिप्स ने पर्शियंस को तीसरी बार हरा दिया। इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ सलामीस। और फाइनली एक साल बाद 479 BCE में हुई बैटल ऑफ प्लेटिया, जिसमें ग्रीक फोर्सेस ने पर्शियंस को एक लैंड फाइटिंग में डायरेक्टली हराया और इसके बाद पर्शियंस ने कभी मुड़कर ग्रीस की तरफ नहीं देखा। अब हालांकि पर्शियंस ने ही सारे अटैक ग्रीस पर किए और इसमें कोई टेरिटरी लूज नहीं की, मगर इन वॉर्स में हारने के कारण पर्शियंस को नुकसान बहुत हुआ। पर्शियन फ्लीट का, उनकी आर्मी का एक मेजर पोर्शन डिस्ट्रॉय हो गया। उन्होंने कई सारे जो फोर्ट्स बनाए थे यूरोपियन बॉर्डर पर, वो डिस्ट्रॉय हो गए और उनका वेस्टर्न बॉर्डर एकदम ओपन हो गया, प्रोन टू अटैक्स। इधर जब इतनी सारी लड़ाइयां जीत ली तो ग्रीक एम्पायर के अंदर एथेंस और स्पार्टा सुपर पावर्स बनकर बाहर आने लगी और अब वो चाहती थी कि पर्शिया पर वो अटैक करें। पर्शिया को हमेशा डेंजर रहता था कि एथेंस और स्पार्टा वेस्ट से अटैक करेंगे और उनके पास में वेस्टर्न बॉर्डर को बचाने तक के पैसे नहीं थे। किंग ज़र्क्सिस ने और पैसे कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे लोगों के अंदर एक डिसकंटेंट की भावना जाग गई और इससे पर्शियन एम्पायर एक तरह से डिस्टेबलाइज होने लगा। और जब सेंट्रल कमांड, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी वीक होती है तो जो इंडिपेंडेंट सत्रप्स होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं, उन्होंने अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दिया और उनके अपने एम्बिशंस बनने लगे कि हम ही खुद किंग बन जाएं। मगर पर्शियन एम्पायर की फाउंडेशंस ही इतनी स्ट्रांग थी कि उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने में भी यहाँ से 100 साल लग गए और इसको बिखेरा आकर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 334 BCE में। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो एक मैसिडोनियन कॉन्करर थे, उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया और 334 BCE में अकेमेनिड यानी कि पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया और फाइनली इंडस रिवर तक का एरिया उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। उनकी लड़ाई हुई पर्शियन एम्पायर के लास्ट किंग डारियस III से और डारियस III को हराकर उन्होंने पर्शियन एम्पायर को कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया। अब हालांकि इसके 7 साल बाद ही 323 BCE में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, मगर इसके बाद में पर्शियन एम्पायर कभी फिर से नहीं जुड़ा। कई सालों तक ग्रीस के अलग अलग रूलर्स ने इस जगह पर राज किया, जिसके बाद में यहाँ पर आया 247 BCE में पार्थियन एम्पायर जो लगभग 400 साल चला। इसके बाद आया ससेनियन एम्पायर जो अगले 400 साल चला और 6th से 7th सेंचुरी में इस जगह पर रूल हुआ इस्लामिक एम्पायर। इसी टाइम पीरियड में जो एट्रोसिटीज हुई, उन्होंने ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म फॉलो करने वाले लोगों को वहां से भागने पर मजबूर किया और वो लोग भागकर पलायन करके इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर आकर रुके गुजरात। इन लोगों के आने से हमें बहुत एडवांटेज हुआ क्योंकि इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशनरी काम किए और वो सारे काम आप सबको पता ही होंगे। आने वाली वीडियोस में हम ग्रीक एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट सबको कवर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में एपिसोड बाय एपिसोड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आप देख पाएं। फिलहाल आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक बार उनको जरूर कहिए कि मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करें। पिंड कमेंट में लिंक दिया है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाली वीडियो आप यहां जाकर देख सकते हैं। पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज आप यहां जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूं अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।